क्या आज कश्मीर भारत का हिस्सा होता अगर उस दिन एक 24 साल का जवान अपनी जान दांव पर न लगाता? शायद नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी योजना लगभग तैयार थी, लेकिन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया एक ऐसा भारतीय सैनिक जिसने अपने अटूट साहस और अदम्य संकल्प से पाकिस्तान के हर मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। महज 24 साल की उम्र, सामने अपनी टुकड़ी से लगभग 10 गुना बड़ी पाकिस्तानी सेना और उसके साथ आए सैकड़ों हथियारबंद घुसपैठिए, और दूसरी तरफ एक ऐसा अधिकारी जिसका बायां हाथ टूटा हुआ था। सेना ने उसे युद्ध के लिए अनफिट घोषित कर दिया था, लेकिन उसके भीतर देश के लिए लड़ने का जुनून किसी भी मेडिकल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा मजबूत था। आखिरकार उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और उसे 2 सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व सौंपकर श्रीनगर भेजा गया। युद्ध शुरू हुआ। टूटे हुए हाथ के बावजूद वो अधिकारी एक खाई से दूसरी खाई तक दौड़ता रहा। गोलियों की बौछार के बीच अपने जवानों का हौसला बढ़ाता रहा, उन्हें यकीन दिलाता रहा कि लड़ाई हथियारों से पहले हौसलों से जीती जाती है। उसका नेतृत्व इतना अद्भुत था कि पाकिस्तान की महीनों से तैयार की गई योजना बिखर गई। दुश्मन जो श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था, उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी जब उनके 90 साल के छोटे भाई उस युद्ध को याद करते हैं तो उनकी आंखों में गर्व की एक चमक लौट जाती है। उस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले सैनिक भी सालों बाद यही कहते हैं कि उनका मेजर कभी किसी सुरक्षित बंकर में बैठकर आदेश देने वाला अधिकारी नहीं था। वो गोलियों की बारिश के बीच बार बार अपनी खाई से निकलता, हर जवान तक पहुंचता, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाता और बस एक ही बात दोहराता, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा की। आज की शौर्य गाथा में हम जानेंगे उस युवा अधिकारी की कहानी जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर केवल एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि कश्मीर के इतिहास की दिशा ही बदल दी। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। नवंबर 1947 की वो सर्द सुबह बाहर से जितनी शांत दिखाई दे रही थी, भीतर उतनी ही बेचैन थी। कश्मीर की वादियों पर धुंध की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं अपने साथ एक अजीब सी खामोशी लेकर चल रही थी। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर बसा छोटा सा गांव बड़गाम उस दिन किसी साधारण गांव की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही धरती भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक की गवाह बनने वाली है। पत्थरों और मिट्टी से बनी उथली खाइयों के बीच एक युवा मेजर अपने जवानों के साथ तैनात था। उनका बायां हाथ सफेद प्लास्टर में बंधा हुआ था। कुछ ही दिन पहले लगी चोट के कारण उन्हें युद्ध के लिए अनफिट घोषित किया जा चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा दृढ़ता नजर आ रही थी। उनकी नजरें बार बार सामने फैली घाटी पर टिक जाया करती थी, मानो उन्हें आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही हो। उन्हें पता था कि हर गुजरता मिनट दुश्मन को श्रीनगर के और करीब ला रहा है। फिर भी उनके माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उन्होंने जैसे मन ही मन तय कर लिया था कि अगर आज जीवन और कर्तव्य में किसी एक को चुनना पड़ा तो बिना किसी हिचकिचाहट के कर्तव्य को चुनेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने एक घायल अधिकारी को मौत के इतने करीब लाकर खड़ा कर दिया। इस सवाल का जवाब छिपा था 1947 के उन गहरे जख्मों में जो भारत के विभाजन ने पूरे उपमहाद्वीप को दे दिए थे। 15 अगस्त 1947 को देश ने सदियों की गुलामी से आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन उसी दिन एक ऐसे संघर्ष की भी शुरुआत हुई जिसकी कीमत आने वाले महीनों में हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे,
लेकिन जाते जाते वे 560 से अधिक रियासतों का भविष्य उनके शासकों के हाथ में छोड़ गए थे। हर रियासत को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में शामिल होगी, पाकिस्तान में जाएगी या फिर स्वतंत्र रहने की कोशिश करेगी। इन्हीं रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण थी जम्मू कश्मीर। हिमालय की ऊंची चोटियों से भरी ये रियासत केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि सामरिक दृष्टि से पूरे उपमहाद्वीप की सबसे अहम कड़ी थी। इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और मध्य एशिया की ओर जाने वाले मार्गों से जुड़ी थी। जो कश्मीर को नियंत्रित करता, उसे पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा और रणनीति पर बढ़त मिल जाती। उस समय जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने जल्दीबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय कुछ समय तक स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया गया था, ताकि डाक, संचार, व्यापार और दूसरी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहें। कागजों पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नजर केवल समझौते पर नहीं, कश्मीर पर थी। उसने शुरुआत से ही यह तय कर लिया था कि अगर बातचीत से कश्मीर नहीं मिलेगा तो उसे ताकत के दम पर हासिल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सीधे युद्ध नहीं चाहता था। अगर उसकी नियमित सेना खुलकर हमला करती तो पूरी दुनिया की नजर उस पर जाती। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे बाहर से ये सब कुछ एक स्थानीय विद्रोह की तरह दिखाई दे। पाकिस्तान ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ उत्तर पश्चिम सीमांत के हथियारबंद पठान कबीलों, पूर्व सैनिकों और प्रशिक्षित लड़ाकों को तैयार किया। उन्हें आधुनिक हथियार दिए गए और कश्मीर में घुसपैठ करने का आदेश मिला। योजना ये थी कि ये कबायली श्रीनगर तक पहुंचेंगे, रास्ते में दहशत फैलाएंगे, महाराजा को सत्ता छोड़ने पर मजबूर करेंगे और दुनिया के सामने ये प्रचार किया जाएगा कि कश्मीर के लोग खुद पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अक्टूबर 1947 आते आते ये योजना जमीन पर उतर चुकी थी। सीमावर्ती इलाकों पर अचानक हमले शुरू हो गए। गांवों को आग के हवाले कर दिया गया। निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। लूटपाट और अत्याचार की ऐसी घटनाएं हुई कि पूरा कश्मीर दहशत में आ गया। जम्मू कश्मीर की छोटी सी राज्य सेना ने पूरी बहादुरी से इन हमलावरों का सामना किया, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हालात हर घंटे बिगड़ रहे थे और अब महाराजा हरि सिंह समझ चुके थे कि अपनी सीमित सैन्य शक्ति के दम पर इस हमले को रोक पाना संभव नहीं था। आखिरकार उन्होंने नई दिल्ली से मदद की गुहार लगाई। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना तभी आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर सकती है जब राज्य कानूनी रूप से भारत में विलय का निर्णय ले। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए और जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। यह केवल एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि आने वाले इतिहास की दिशा तय करने वाला फैसला था। दस्तावेज पर हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना ने बिना समय गंवाए अपने जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजना शुरू कर दिया। भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच तो रही थी, लेकिन उसकी पूरी ताकत एक ही जीवन रेखा पर निर्भर थी, वो थी श्रीनगर एयरफील्ड। अगर ये एयरफील्ड पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता तो न सैनिक पहुंच पाते, न हथियार और न ही रसद। इसका मतलब साफ था, अगर श्रीनगर एयरफील्ड बच गया तो कश्मीर बच सकता था, लेकिन अगर वो हाथ से निकल गया तो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था और पाकिस्तान की नजर भी उसी एयरफील्ड पर थी। उसे हर हाल में वहां पहुंचना था और उसे रोकने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी के कंधों पर आने वाली थी, उसका एक हाथ अभी भी प्लास्टर में बंधा हुआ था। लेकिन उस समय तक मेजर सोमनाथ शर्मा को यह भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में इतिहास उन्हें किस भूमिका के लिए चुनने वाला है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले खेल के दौरान उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। चोट इतनी गंभीर थी कि पूरा हाथ प्लास्टर से चढ़ा हुआ था। सैन्य नियमों के अनुसार उन्हें युद्ध के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था। उनके कमांडिंग ऑफिसर भी नहीं चाहते थे कि इस हालत में उन्हें मोर्चे पर भेजा जाए। आखिरकार एक घायल अधिकारी अपने जवानों का नेतृत्व कैसे कर सकता था? लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये उस धरती की रक्षा का प्रश्न था जो कुछ ही दिन पहले भारत का हिस्सा बनी थी। उन्हें यह स्वीकार ही नहीं था कि जब उनके साथी सीमा पर लड़ रहे हों तब वे पीछे बैठ करके केवल खबरों का इंतजार करें। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका एक हाथ घायल हो सकता है, लेकिन उनका साहस
उनका अनुभव और अपने जवानों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी घायल नहीं हुई है। काफी चर्चा और असहमति के बाद आखिरकार उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और उन्हें 4 कुमाऊं रेजिमेंट की 2 कंपनियों का नेतृत्व सौंप करके श्रीनगर भेज दिया गया। शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह फैसला आगे चलकर के पूरे युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। उधर पाकिस्तान अपनी योजना के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसकी रणनीति अब बिल्कुल स्पष्ट थी। श्रीनगर तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता बडगाम होकर जाता था। अगर बडगाम पर कब्जा हो जाता तो श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंचना मुश्किल नहीं रह जाता, और अगर एयरफील्ड हाथ से निकल गया एक बार तो भारतीय सेना के लिए कश्मीर तक अतिरिक्त सैनिक, हथियार और रसद पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता। यही कारण था कि 3 नवंबर 1947 की सुबह भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हथियारबंद कबायली और घुसपैठिए श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं। उनका अंतिम लक्ष्य केवल एक था, श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा। इस सूचना के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 4 कुमाऊं रेजिमेंट की ए और डी कंपनियों को तुरंत बडगाम भेजा गया। इनका मिशन सुनने में जितना आसान लगता था, वास्तव में उससे कहीं अधिक कठिन था। उन्हें दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना था और यदि हमला होता है तो किसी भी कीमत पर उसे तब तक रोक कर रखना था जब तक भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां श्रीनगर नहीं पहुंच जाती। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें जीत का मतलब दुश्मन का सफाया नहीं बल्कि समय खरीदना था। कभी कभी युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि कुछ घंटों की देरी से भी जीता जाता है, और उस दिन बडगाम में वही होने वाला था। जब भारतीय टुकड़ी बडगाम पहुंची तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। गांव शांत था, खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की अनुभवी नजर ने एक ऐसी बात पकड़ ली जिसे शायद कोई साधारण व्यक्ति कभी महसूस नहीं कर पाता। गांव के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर था। कुछ लोग एक नाले के किनारे इकट्ठा दिखाई दे रहे थे। दूर से देखने पर वे डरे हुए शरणार्थी लग रहे थे। स्थिति सामान्य प्रतीत होने पर ए कंपनी को वापस लौटने का आदेश दिया गया, जबकि डी कंपनी वहीं तैनात रही। लेकिन असल खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दरअसल पाकिस्तान की पूरी योजना इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां से हटी, आसपास छिपे घुसपैठिए धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगे। वे कश्मीरी चोगों के भीतर आधुनिक हथियार छिपाए बैठे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। दोपहर लगभग 2 बजे बडगाम की वो खामोशी अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट से टूट गई। कुछ क्षणों में चारों दिशाओं से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। जो लोग कुछ देर तक साधारण ग्रामीण या शरणार्थी दिखाई दे रहे थे, वे अब अपने चोगों के भीतर छिपी राइफलें और हथियार निकाल चुके थे। मेजर सोमनाथ शर्मा को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, बल्कि बेहद सोच समझकर रची गई योजना का हिस्सा था। दुश्मन ने पहले भारतीय सेना को यह भरोसा दिलाया कि गांव सुरक्षित है। फिर जैसे ही एक कंपनी वहां से लौटी, उसने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में पहाड़ियों और गांवों की तरफ से सैकड़ों हथियारबंद घुसपैठिए भारतीय जवानों की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित अधिकारी पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे। भारतीय टुकड़ी के सामने अब संख्या का ऐसा अंतर था जो किसी भी कमांडर को विचलित कर सकता था। एक तरफ लगभग 90 भारतीय जवान, दूसरी तरफ 700 से लेकर 1000 तक हथियारबंद हमलावर। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने संख्या नहीं देखी, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य देखा। उन्होंने तुरंत वायरलेस सेट उठा करके ब्रिगेड मुख्यालय को स्थिति की जानकारी दी, लेकिन उनके संदेश में केवल युद्ध की सूचना नहीं थी, बल्कि एक सैनिक का मानवीय पक्ष भी दिखाई देता था। उन्होंने बताया कि गांव की दिशा में अंधाधुंध जवाबी फायरिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वहां अभी भी निर्दोष महिलाएं और बच्चे मौजूद हो सकते हैं। सोचिए, जिस अधिकारी के सामने अपनी पूरी टुकड़ी को बचाने की चुनौती हो, जिसके चारों ओर गोलियां चल रही हो, वो उस समय भी आम नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। यही बात उन्हें केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक महान इंसान भी बनाती है। लेकिन अब दुश्मन लगातार करीब आता जा रहा था। पहाड़ियों की आड़ लेकर के घुसपैठिए भारतीय मोर्चे को 3 दिशाओं से घेरने लगे थे। उनकी योजना साफ थी, पहले डी कंपनी को कुचलो,
फिर बिना किसी बड़ी रुकावट के श्रीनगर एयरफील्ड की ओर बढ़ जाओ। मेजर सोमनाथ शर्मा अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये घेरा टूट गया तो अगला निशाना सीधे श्रीनगर होगा। उनके पास न अतिरिक्त सैनिक थे, न भारी हथियार और न ही तुरंत मदद पहुंचने की कोई संभावना। उनके पास केवल समय था और इसी समय को उन्हें हर कीमत पर दुश्मन से छीनना था। यहीं से बडगाम की लड़ाई केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं रह जाती है, ये समय के खिलाफ एक युद्ध बन चुकी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा जानते थे कि शायद वो इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वे दुश्मन को कुछ घंटों के लिए रोक भी सके तो भारतीय सेना श्रीनगर एयरफील्ड को सुरक्षित कर लेगी। यही कुछ घंटे पूरे कश्मीर का भविष्य तय करने वाले थे। इसीलिए उन्होंने अपने जवानों से पीछे हटने की नहीं बल्कि हर हाल में डटे रहने की बात कही। उनके शब्दों में आदेश कम और विश्वास ज्यादा था। उन्हें अपने जवानों पर भरोसा था और जवानों को अपने मेजर पर। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय सैन्य इतिहास में नेतृत्व की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसका उदाहरण आज भी भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने खड़े दुश्मन को पूरी तरह हराना लगभग असंभव था, लेकिन उनके उद्देश्य भी दुश्मन का सफाई करना नहीं था। उनका उद्देश्य था उसे रोकना हर कीमत पर, हर हाल में, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये घुसपैठिए बडगाम पार कर गए तो कुछ ही घंटों में श्रीनगर एयरफील्ड उनके कब्जे में होगा उनके, और अगर एयरफील्ड हाथ से निकल गया तो भारतीय सेना की पूरी योजना ध्वस्त हो जाएगी। कश्मीर तक सैनिक पहुंचाना लगभग असंभव हो जाएगा और शायद पूरा युद्ध भारत के हाथ से निकल जाएगा। उस क्षण बडगाम की उन छोटी सी खाइयों में बैठे लगभग 90 भारतीय जवान केवल अपनी जान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि पूरे कश्मीर के भविष्य की रक्षा कर रहे थे। दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा था। मोर्टार से गोले भारतीय मोर्चों के बेहद करीब फट रहे थे। हर धमाके के साथ मिट्टी, पत्थर और बारूद का धुआं हवा में फैल जाता। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि एक दूसरे की बात सुन पाना मुश्किल हो जाता। ऐसी स्थिति में अधिकांश कमांडर किसी सुरक्षित स्थान से अपने जवानों को निर्देश देते थे, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा का नेतृत्व ही अलग था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। प्लास्टर में बंधा उनका बायां हाथ उन्हें रोक नहीं पाया। वे लगातार एक खाई से दूसरी खाई तक दौड़ रहे थे। कहीं किसी जवान का मनोबल टूटता दिखता तो उसके पास पहुंच जाते, कहीं गोला बारूद कम पड़ता तो खुद उसे पहुंचाने लग जाते। किसी की पीठ थपथपाते, किसी से कहते डटे रहो, बस थोड़ा और। युद्ध के उस भीषण शोर में भी उनकी आवाज अपने जवानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। भारतीय सैनिक भी अपने मेजर को देख रहे थे। जिस अधिकारी को सेना ने घायल होने के कारण युद्ध के लिए अनफिट माना था, वही सबसे आगे खड़ा था। वो न तो अपने चोट की परवाह कर रहा था, नहीं अपने जान की। अपने कमांडर को इस तरह सामने देख करके जवानों के भीतर भी एक अलग सी ऊर्जा भर गई। वे जानते थे कि जब उनका मेजर पीछे हटने को तैयार नहीं है तो उनके लिए भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यही विश्वास धीरे धीरे दुश्मन की सबसे बड़ी मुश्किल बनता जा रहा था। संख्या में कहीं अधिक होने के बावजूद घुसपैठिए भारतीय मोर्चा तोड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी टुकड़ी इतना कठोर प्रतिरोध करेगी। युद्ध लगातार लंबा खींचता जा रहा था और यही मेजर सोमनाथ शर्मा की सबसे बड़ी जीत थी। हर गुजरता मिनट भारतीय सेना के लिए अनमोल था। इसी दौरान श्रीनगर एयरफील्ड पर अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों को उतारने का काम लगातार जारी था। बडगाम में लड़ी जा रही ये लड़ाई दरअसल एयरफील्ड तक पहुंच रहे हर विमान की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थी। बाद में कई सैन्य इतिहासकारों ने लिखा कि अगर बडगाम में प्रतिरोध कुछ घंटे भी कमजोर पड़ जाता तो श्रीनगर की स्थिति बिल्कुल अलग होती। इसी भीषण संघर्ष के दौरान लांस नायक बलवंत सिंह ने भी असाधारण साहस का परिचय दिया। जब गोला बारूद लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया था, तब भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन पर सीधा धावा बोल दिया था। उनके इस साहसिक कदम ने हमलावरों की गति को और धीमा कर दिया तथा भारतीय टुकड़ी को कुछ और कीमती समय मिल गया था। अब तक लड़ाई 5 घंटे से अधिक समय तक चल चुकी थी। युद्ध के इतिहास में 5 घंटे शायद बहुत लंबे न लगे, लेकिन उस दिन बडगाम में बीत रहा हर मिनट कश्मीर का भविष्य लिख रहा था। और अब वो क्षण भी करीब आ रहा था जब मेजर सोमनाथ शर्मा अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाले थे। लेकिन 5 घंटे तक लगातार लड़ने के बाद अब वो समय भी आ गया था जिसका हर सैनिक को डर होता है। भारतीय जवानों का गोला बारूद तेजी से खत्म होने लगा था। कई सैनिक घायल हो चुके थे, कुछ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो कुछ जख्मों के बावजूद मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं थे।
दूसरी ओर दुश्मन लगातार नई टुकड़ियां आगे भेज रहा था। उनके पास संख्या का भी लाभ था और हथियारों का भी। पहली बार ऐसा लगने लगा कि शायद अब इस छोटे से भारतीय मोर्चे को बचा पाना संभव नहीं होगा। जब यह सूचना ब्रिगेड मुख्यालय तक पहुंची तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीछे हटने का विकल्प भी सामने लाया गया। सैन्य दृष्टि से यह कोई गलत निर्णय नहीं था। आखिर सामने कई गुना बड़ी सेना थी और भारतीय टुकड़ी अपना उद्देश्य काफी हद तक पूरा कर चुकी थी। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, अगर अभी पीछे हटे तो दुश्मन सीधे श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंच जाएगा। उन्होंने अपने जवानों को पीछे हटने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय वे खुद फिर से खाइयों के बीच निकल पड़े। उनका घायल हाथ अब पहले से कहीं अधिक दर्द कर रहा था, लेकिन शायद उस समय उन्हें अपने शरीर का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, कुछ मिनट और, बस कुछ मिनट और। जैसे जैसे सैनिक घायल होते गए, स्वचालित हथियारों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी। ऐसे में मेजर सोमनाथ शर्मा ने खुद मैगजीन भरना शुरू कर दिया। वे एक जवान से दूसरे जवान तक गोला बारूद पहुंचाते, मशीन गन चलाने वालों की मदद करते और फिर अगली खाई की ओर दौड़ पड़ते। यह काम किसी कमांडिंग ऑफिसर का नहीं था, लेकिन उस दिन ये केवल कमांडर नहीं थे, अपने हर जवान के साथी बन चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि मानो उन्होंने अपने जीवन की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दिया। उनका साहस ही अब पूरी टुकड़ी की ताकत बन चुका था। इसी दौरान दुश्मन और करीब आ गया। अब दोनों सेनाओं के बीच की दूरी महज कुछ दर्जन गज रह गई होगी। गोलियों की आवाज, मोर्टार के धमाके और घायल सैनिकों की चीखें पूरी बडगाम में गूंज रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच मेजर सोमनाथ शर्मा ने आखिरी बार वायरलेस सेट उठाया और ब्रिगेड मुख्यालय को अपनी स्थिति बताई। उनके शब्द आज भी भारतीय सेना के इतिहास में अमर हैं। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी संख्या बहुत कम है, हम पर भीषण गोलाबारी हो रही है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। ये केवल एक सैन्य संदेश नहीं था, ये एक सैनिक का संकल्प था, एक ऐसा वचन जिसे उन्होंने अपने प्राण देकर भी निभाया। कुछ ही क्षण बाद वे एक जवान की लाइट मशीन गन के लिए मैगजीन भरने में उसकी मदद कर रहे थे। तभी दुश्मन की ओर से दागा गया एक मोर्टार का गोला तेजी से उनकी ओर आया और सीधे उस स्थान पर आकर फटा जहां गोला बारूद रखा हुआ था। एक भीषण विस्फोट हुआ। धुएं और आग के उस गुबार ने पूरे मोर्चे को अपनी चपेट में ले लिया। जब धुआं छटा तो भारत ने अपना एक अमूल्य सपूत खो दिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा, उनके अंगरक्षक और उनके साथ मौजूद एक जूनियर कमीशन अधिकारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन उस विस्फोट के साथ लड़ाई खत्म हुई नहीं। अपने कमांडर को खो देने के बाद भी 4 कुमाऊं के जवान पीछे नहीं हटे। जिस अधिकारी ने कुछ देर पहले उन्हें आखिरी दम तक डटे रहने का संदेश दिया था, उसके शब्द अब भी हर सैनिक के भीतर गूंज रहे थे। वे लड़ते रहे, तब तक लड़ते रहे जब तक दुश्मन की गति पूरी तरीके से टूट नहीं गई। मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो चुके थे, लेकिन उनका नेतृत्व अभी भी रणभूमि पर जीवित था। और यही वो पल था जिसने बडगाम की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत ने बडगाम की लड़ाई का अंत नहीं किया, बल्कि वहीं से इस लड़ाई का परिणाम तय होना शुरू हुआ। जिन कुछ घंटों के लिए उन्होंने दुश्मन को रोके रखा, वही भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी पूंजी साबित हुए। इस दौरान श्रीनगर एयरफील्ड पर लगातार विमान उतरते रहे, अतिरिक्त सैनिक, हथियार और गोला बारूद घाटी में पहुंचते रहे। पाकिस्तान की पूरी योजना इसी बात पर टिकी थी कि वो भारतीय सेना के मजबूत होने से पहले एयरफील्ड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन बडगाम में मिले अप्रत्याशित प्रतिरोध ने उसकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया था। जब तक हमलावर आगे बढ़ने की स्थिति में आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय सेना अपनी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत कर चुकी थी। 5 नवंबर 1947 की सुबह भारतीय सेना ने पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की। जिन घुसपैठियों को लग रहा था कि वे कुछ ही घंटों में श्रीनगर पहुंच जाएंगे, अब वे खुद पीछे हटने पर मजबूर हो रहे थे। बडगाम एक बार फिर से पूरी तरह भारतीय सेना के नियंत्रण में था। ये केवल एक सामरिक जीत नहीं थी, बल्कि पूरे कश्मीर अभियान का निर्णायक मोड़ साबित हुई। बाद में भारतीय सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों और सैन्य इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि यदि बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथियों ने वो प्रतिरोध न किया होता,
तो श्रीनगर एयरफील्ड को बचा पाना लगभग असंभव हो जाता, और अगर एयरफील्ड हाथ से निकल जाता तो कश्मीर की लड़ाई का परिणाम भी शायद अलग होता। लेकिन जिस अधिकारी ने यह जीत संभव बनाई वो स्वयं उसे देखने के लिए जीवित नहीं था। मोर्टार का विस्फोट इतना भीषण था कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी उनके पार्थिव शरीर की पहचान तुरंत नहीं हो सकी। रणभूमि पर बिखरे मलबे और लगातार हुई गोलाबारी के कारण भारतीय सैनिक अपने साथियों को खोजने में लगे रहे। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी। आखिरकार तलाशी के दौरान कुछ अवशेष मिले, लेकिन उनकी पहचान आसान नहीं थी। तभी सैनिकों की नज़र उनकी जेब में रखे श्रीमद् भगवद गीता के जले हुए पन्नों पर पड़ी। वही गीता जिसे मेजर सोमनाथ शर्मा बचपन से अपने साथ रखते थे। उनके अंतिम परिचय का माध्यम कहा जाता है कि उनके दादा बचपन में उन्हें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश सुनाया करते थे। कर्तव्य, निस्वार्थ कर्म और धर्म की रक्षा उनके लिए केवल धार्मिक विचार नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का सिद्धांत थे। शायद यही कारण था कि रणभूमि में आखिरी क्षण तक उन्होंने वही किया जो गीता एक योद्धा से अपेक्षा करती है। कर्तव्य निभाया, परिणाम की चिंता नहीं की। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब उनकी वीरता का विस्तृत विवरण सेना मुख्यालय पहुंचा तो ये स्पष्ट हो गया कि बडगाम में जो हुआ वो केवल बहादुरी नहीं थी, वो नेतृत्व, कर्तव्य और सर्वोच्च बलिदान का एक ऐसा उदाहरण था जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा स्वतंत्र भारत के इतिहास में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैनिक भी बन गए। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस भावना को दिया गया था जो कहती है कि एक सैनिक अपने जीवन से पहले अपने राष्ट्र को चुनता है। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी उनकी शहादत के साथ समाप्त नहीं होती है। वास्तव में वहीं से वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। बडगाम की लड़ाई में उनके अद्भुत नेतृत्व, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का मूल्यांकन अब भारतीय सेना ने किया तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर उस दिन उन्होंने अपने मुट्ठी भर जवानों के साथ दुश्मन को घंटों तक न रोका होता तो श्रीनगर एयरफील्ड पर खतरा मंडरा सकता था और कश्मीर अभियान की दिशा बदल सकती थी। इसी असाधारण वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा स्वतंत्र भारत के इतिहास में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैनिक बन गए। इस सम्मान से जुड़ा एक संयोग भी है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस परमवीर चक्र को मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत साहस के लिए प्रदान किया गया, उसी पदक का डिजाइन तैयार किया था सावित्री खानोलकर ने। संयोग देखिए कि सावित्री खानोलकर का रिश्ता भी मेजर सोमनाथ शर्मा के परिवार से जुड़ गया था। वे उनके छोटे भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा की सास थीं। ऐसा लगता है कि मानो नियति ने बहुत ही पहले तय कर दिया था कि देश के सर्वोच्च वीरता पदक का डिजाइन भी उसी परिवार से जुड़ा होगा जिसके बेटे ने सबसे पहले उसे अपने रक्त और बलिदान से अर्जित किया। सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर पहुंचे उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा शायद किसी पिता के जीवन का सबसे कठिन क्षण रहा होगा। एक ओर बेटे को खोने का असहनीय दुख और दूसरी ओर पूरे राष्ट्र की ओर से उसके सर्वोच्च साहस का सम्मान स्वीकार करने का गर्व। उस दिन मंच पर केवल एक पदक नहीं दिया जा रहा था, बल्कि एक सैनिक परिवार के त्याग, संस्कार और राष्ट्र के प्रति समर्पण को सलाम किया जा रहा था। आज जब हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहते हैं तो केवल संविधान की एक पंक्ति या नक्शे पर बनी एक सीमा की वजह से नहीं, इसके पीछे अनगिनत सैनिकों का त्याग, उनका रक्त और उनका सर्वोच्च बलिदान छिपा हुआ है। मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक करम सिंह और ऐसे न जाने कितने ज्ञात अज्ञात वीरों ने अपनी जान देकर इस तिरंगे को झुकने नहीं दिया, जिसे हम आज गर्व से कश्मीर की धरती पर लहराते देखते हैं। शायद इसलिए कश्मीर की हवा आज भी उन वीरों की कहानियां सुनाती है और उसकी मिट्टी आज भी उनके बलिदान की खुशबू से भरी हुई है। महान कवि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की ये पंक्तियां मानो ऐसे ही शूरवीरों के लिए लिखी गई थी। उनका काम कारण पूछना नहीं था, उनका काम केवल अपना कर्तव्य निभाना था।
मेजर सोमनाथ शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस आज भी भारतीय सेना के हर जवान को ये सिखाता है कि एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि उसके भीतर अपने राष्ट्र के लिए जीने और आवश्यकता पड़ने पर उसी राष्ट्र के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देने का संकल्प होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा अमर रहें। जय हिंद।